कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इंडिया, ठीक है दोस्तों, जो कि स्पेक्ट्रम से हमने लिया है, राजीव वहीद जी के द्वारा लिखा हुआ। तो इसमें हम लोग आज हम थर्ड चैप्टर देखेंगे, ठीक है। हमने सेकंड चैप्टर देख लिया था। देखिए दोस्तों, मॉडर्न इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम बीट बाय बीट डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। खास करके ये जो थर्ड चैप्टर है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सारी चीज़ इसी में ही है, ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे पहले एक सिंक्रोनाइजेशन में हम पढ़ेंगे, पुर्तगीज़ आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, ठीक है दोस्तों। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो बीट बाय बीट इसको पढ़ के हम लोग आज ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा लंबा चलेगा बट इट्स ओके, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग यूरोपियंस के एडवेंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग मीडिएवल हिस्ट्री तक, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए हिस्ट्री सिंक्रोनाइज्ड है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ है। हमने एंशियंट देखा, फिर मीडिएवल देखा, अभी हम मॉडर्न देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें ना आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि 15th सेंचुरी में मीडिएवल पीरियड जब वहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है, तो वहाँ से ये शुरू हो जाता है मॉडर्न इंडिया टाइम बिफोर मुगल्स केम टू एस्टेब्लिश द एम्पायर। मुगल का टाइम पे ही ये, मुगल के टाइम से ही, से पहले ही ये शुरू हो चुका था। मुगल का टाइम क्या है, 1500 के पास शुरू हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे इनका जो इन्वेजन था वो 1400 में शुरू हो गया था, ठीक है। कैसे हुआ था अभी हम लोग उसको आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पुर्तगीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पुर्तगीज आए थे इंडिया में, कैसे आए थे, क्या हुआ था, वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी पहला टॉपिक ये है हमारा, द क्वेस्ट फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट, ठीक है। सी रूट कैसे डिस्कवर किया गया, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, ठीक है, उस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर जब डिक्लाइन होता, अगर आपको याद हो तो हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है रोम से होता था और वहाँ से ही गोल्ड हमारे यहाँ आता था। अगर आपको याद हो मॉडर्न और एंशिएंट में थोड़ा सा, तो वहाँ पे कुछ समय तो ऐसा आ गया था, वो रोम ने इंडिया से ट्रेड करने के लिए ही मना किया गया था कि भैया सारा गोल्ड ले जाते हैं, भैया इसको इससे ट्रेड करना बंद करिए, ठीक है दोस्तों। तो रोमन एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ, द अरब्स एस्टैब्लिश द डोमिनेशन इन द इजिप्ट एंड पर्शिया। पर्शिया और इजिप्ट में अरब्स का डोमिनेशन था। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द यूरोपियन एंड इंडिया डिक्लाइन, ठीक है। इंडिया यूरोपियन उसी समय डिक्लाइन हो गया था जब रोम एम्पायर ने मना कर दिया था, ठीक है। विद दैट द इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इंडियन कम्युनिटी लाइक स्पाइस, कैलिकॉयस, सिल्क, वेरियस, जितने भी सारे हमारा ट्रेड होता था, खास करके स्पाइसेस जो था इंडिया का, वो दुनिया भर में फेमस था भैया, ठीक है। अरब में तो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे मीट वीट खाते थे तो उसके लिए स्पाइस तो चाहिए, ठीक है, बनाने के लिए प्लस उसके लिए, ठीक है। तो प्रीशियस मटेरियल्स भी स्टोन वोन से लेके जाते थे। इन 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल फेल द ऑटोमन टर्क्स, ठीक है, हु वेर टू द असेंडेंट। मर्चेंडाइज फ्रॉम द इंडिया वेंट टू द यूरोप मार्केट थ्रू अरब मुस्लिम इंटरमीडिएट्स, ठीक है। उस समय क्या करते थे, इंडिया से जो लोग जाते थे ना, वहाँ पे अरब होके जाते थे, ठीक है दोस्तों। तो रेड सी ट्रेड रूट वाज द स्टेट मोनोपोली फ्रॉम विच इस्लामिक रूलर अर्न ट्रेमेंडस रेवेन्यू, ठीक है। रेड सी से होके जाना पड़ता था और लैंड पर भी अरब्स का कब्जा था, ठीक है। जब भी वहाँ से जो जाता था अरब लोग उससे क्या करते थे, टैक्स ले लेते थे, बहुत सारे मनी इसी से बनाते थे वो लोग। द लैंड रूट टू इंडिया वेर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द अरब्स, ठीक है। लैंड रूट भी अरब्स के द्वारा कंट्रोल था, ठीक है। ये यहाँ पे बात ये चल रही है कि सी रूट की डिस्कवर करने की जरूरत क्या पड़ी। पूरी लैंड रूट पर जो भी यूरोप इंडिया को कनेक्ट करता था उस पर अरब्स का कब्जा था। इन द सर्कमस्टांसेस द यूरोपियंस वेर कीन टू फाइंड द डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। तो इससे हमें जो है यूरोपियंस को जो है सी रूट खोजने की जरूरत पड़ी। अगर क्वेश्चन पूछता है व्हेन देयर वाज ए लैंड रूट व्हाई यूरोपियंस आर कीन टू डिस्कवर द सी रूट, द कॉमन एंड प्लेन आंसर इज द डोमिनेशन ऑफ द अरब्स, ठीक है।
15th century Europe was gripped by the spirit of the Renaissance, which is called exploration. ठीक है, ये जो 15th century था ये exploration का टाइम कहा जाता है कि इसमें सारा कुछ एक्सप्लोर किया गया. ठीक है, एट द सेम टाइम यूरोप मेड ग्रेट एडवांसेस इन द, उसी समय यूरोप ने क्या किया, शिप बिल्डिंग में बहुत और नेविगेशन में महारत हासिल कर ली. उनको बहुत अच्छे से ये पता चल गया. हेंस देयर वाज ईगरनेस ऑल ओवर द यूरोप टू एडमिन द, ठीक है, क्योंकि उनके पास शिप बन गया और उनको नेविगेशन का भी नॉलेज हो गया, तो उनमें ये उत्सुकता बढ़ गई कि अब तो कूच किया जाए ईस्ट की तरफ. ठीक है दोस्तों, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेनी रीजन ऑफ द यूरोप वाज आल्सो प्रोग्रेसिंग rapidly with expansion of the land under cultivation, introduction to the improvement plog, scientific crop management such as the crop rotation increase. और उसी के साथ साथ क्या होता था, उनका इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो रहा था क्योंकि उनको जो था ना वो कल्टीवेशन का या फिर एग्रीकल्चर का अच्छा खासा नॉलेज हो गया था. मशीनरी की यूज़ है, प्लॉग मशीन है, साइंटिफिक वे में कैसे करना है, उन सब चीज़ के बारे में पता चल गया था. ठीक है दोस्तों, अब ये क्या था, लग्जरी गुड्स भी उनका इंक्रीज कर रहा था और उनको सारी आरामदायक चीज़ें चाहिए थी. Vanins and Genoa, which were the earlier prospered thought trade in that Oriental good, were too small to take on the mighty Ottoman Turk or to take up major exploration on their own. ठीक है, ये जो थे वेनिस एंड जो है ये दोनों छोटे छोटे ट्रेडर्स थे. ठीक है, जो कि इतने बड़ी चीज को संभालना और एक्सप्लोर करना उनके लिए मुमकिन नहीं था. द नॉर्थ यूरोपियन वर रेडी टू एड पुर्तगाल एंड स्पेन विथ मनी एंड मैन. इवन द जेनोइज were ready to provide ship and technical knowledge. ठीक है, इस समय ये था कि नॉर्थ यूरोपियन जो था पुर्तगाल और स्पेन को ऐड करने के लिए और शिप विप देने के लिए रेडी था, और जेनोस जो था वो टेक्निकल और शिप नॉलेज देने के लिए रेडी था. इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट पुर्तगाल हैड एज्यूम्ड द लीडरशिप इन द क्रिस्टनडॉम्स रेजिस्टेंस to Islam, even as in the taken on itself spirit of exploration that had characterized the Genoese. ठीक है, क्रिस्टोडॉम्स जो थे वो एक अच्छे लीडर थे, उनको पता था इस्लाम के रेजिस्टेंस के बाद भी ये लीडरशिप में उनको फतेह दे सकते हैं. Historians have observed that the idea of finding an ocean route to India has become the obsession for the Prince Henry of Portuguese. ठीक है, ये हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि प्रिंस हेनरी, जिसको नेविगेटर भी कहा जाता है, उनके पास इतना नेविगेशन का नॉलेज था, तो उनको जो था ना ये एक ऑब्सेशन था कि इंडिया की तरफ हम लोग कैसे जाएं. ऑल्सो ही वाज कीन टू फाइंड द वे टू सर्कमवेंट द मुस्लिम डोमिनेशन इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड ऑल्सो द रूट कनेक्टिंग द इंडिया टू यूरोप. ठीक है, पोपे निकोलस वी गेव प्रिंस हेनरी ए बुल इन 1454. ठीक है, पोपे निकोलस फिफ्थ जो थे उन्होंने हेनरी को एक बुल दिया था 1454 में, कन्फरिंग ऑन हिम दैट राइट टू नेविगेट द सी टू द डिस्टेंट शोर ऑफ द ओरिएंट. ठीक है, more specifically as far as India in the attempt to fight Islamic influence and spread the Christian faith. However, Prince Henry died before the dream became the reality. इंडिया खोजने से पहले प्रिंस हेनरी का डेथ हो गया. In 1497, another Treaty of Tordesillas in 1494. ठीक है, 1494 में जब ये ट्रीटी साइन किया गया, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, द रूलर ऑफ पुर्तगाल एंड स्पेन डिवाइडेड द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन देम बाय द इमेजिनरी लाइन इन द अटलांटिक. ठीक है, ये पूछा जाता है अगर आपको ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिला क्या है, ये पुर्तगीज और स्पेन के बीच में है, जिसमें कि नॉन क्रिश्चियन एरिया को उन दोनों आपस में बांट लिए थे. अटलांटिक के पास एक इमेजिनरी लाइन था कि आप इसमें नहीं आएंगे, आप इसमें नहीं आएंगे, हम इस पर ट्रेड करेंगे, आप इसमें ट्रेड करिए. ठीक है, तो ये करीब 1300 माइल का वेस्ट ऑफ द केप वर्डी आइलैंड की तरफ था. अंडर द ट्रीटी पुर्तगाल कुड क्लेम द ऑक्यूपाई एवरीथिंग टू द ईस्ट. ठीक है, करेंगे एक तरफ वो करेंगे. ठीक है, अगर बात करें तो पुर्तगीज इनकरेज इनटू द वाटर अराउंड द इंडिया. ठीक है, पुर्तगीज को जो है इंडिया की तरफ का मिला. It was in 1487 that Portuguese navigator Bartholomew Dias around the Cape of the Good Hope in Africa and sailed up the eastern coast. ठीक है, he was well convinced and that long sought after sea route to India and been found. ठीक है, तो ये जो है बार्थोलोमेव थे, बार्थोलोमेव डियास, ठीक है, इनको काफी भरोसा था कि मैं इंडिया जो है खोज लूंगा.
ठीक है दोस्तों, बट इट वाज ओनली 10 ईयर लेटर एन एक्सपेडिशन ऑफ पोर्तुगीज शिप हेडेड टू आउट टू इंडिया, ठीक है, अराइव्ड इन इंडिया इन द स्लाइटली लेस देन 11 months टाइम इन मे 1498, ठीक है, 1498 में वो आए फ्रॉम, देखिए आए किस लिए थे वो लोग, आए थे ट्रेड करने के लिए कि वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बट ट्रेडिंग से कब रूलिंग तक पहुंच गया इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब तक आपको समझ गया होगा कि क्यों आए, कैसे आए, क्या था, ठीक है, क्योंकि उस तरफ उनको करना मुश्किल हो गया था, सी रूट खोजना जरूरी हो गया था, इंडिया को आना था, ट्रेड करना था, ठीक है दोस्तों, ये सब रीजन था। अब तक यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। अब ट्रेडिंग हो रही थी, फिर उसके बाद रूलिंग कैसे होने लगा, ठीक है। The arrival of the 3 ships under Vasco da Gama, led by the Gujarat pilot named Abdul Majid at Calicut in May 1498, ठीक है, profoundly affected the course of Indian history। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडिया को किसने खोजा, भाई वास्को डा गामा ने खोजा, ठीक है। कहाँ से खोजा, कालीकट में खोजा, ठीक है, वहां पे आके पहुंचे। किसके द्वारा आए, शिप में आए थे, हेडेड बाय अब्दुल माजिद, गुजरात के थे, ठीक है दोस्तों। और हिंदू रूलर ऑफ कालीकट जो थे द जामोरिन, ठीक है, सामुथिर थे, तो उन्होंने जामोरिन्स ने उनको बड़े स्वागत किया, ठीक है दोस्तों। नो अप्रहेंशन एज द यूरोपियंस इंटेंशन, उनको कोई इंटेंशन के बारे में पता नहीं था। एज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज किंगडम वाज ड्यू टू द कालीकट्स पोजीशन एज एन एंटर पोर्ट ही अकॉर्डेड द फ्रेंडली रिसेप्शन टू द वास्को डा गामा, ठीक है। कैलिकट बहुत प्रॉस्पर था क्योंकि उसकी पोजीशन ही ऐसी थी, वो एक एंटर पॉइंट था, मतलब कोई भी आएगा बाहर से, वो कोस्टल एरिया था, वहीं पे ही वो आएगा, ठीक है दोस्तों। और उन्होंने वास्को डा गामा का वेलकम किया। द अरब्स जो थे ट्रेडर्स, अरब ट्रेडर्स हु हैड गुड बिजनेस ऑन द मालाबार कोस्ट वर एप्रीहेंशन एंड वर कीन टू द पोर्तुगीज सेटिंग द होल्ड देयर, ठीक है। इनको भाई तकलीफ होने लगी अरब्स को कि भैया ये पोर्तुगीज यहाँ पे आके कैसे अपना ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। For the centuries, the trading system of the Indian Ocean had numerous participants, ठीक है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते थे, इंडियंस, अरब्स, अफ्रीकन्स, ठीक है, ईस्ट कोस्ट से आते थे, चाइनीज, जावानीज, ठीक है। Among three, there is a participant ended according to the some of the tactics, rulers of the conduct, and none of the south overwhelming. The Portuguese changed that they wanted to monopolize the huge profitable eastern trade by excluding competitor, ठीक है। पुर्तगीज क्या चाहते थे कि भैया हमारा ना कोई कॉम्पिटिटर ना रहे, अरब कोई ना रहे, हम अकेले ही ट्रेड करें, ठीक है। वास्को डा गामा इंडिया में रह गया 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ्स। जब वो रिटर्न किया पुर्तगाल को, तो उसके साथ वो क्या ले गया था, तो वो जो लाया था वो बेचे गया, यूरोप ने बहुत बड़ा कार्गो वो लेके गया प्रॉफिट का, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द डायरेक्ट एक्सेस टू द पेपर ट्रेड, पेपर मतलब समझता ना, गोल मरीच, ठीक है, तो ट्रेड वाज मेड द क्लियर फैक्ट एल्सवेयर यूरोपियंस हु हैड द बाय थ्रू मुस्लिम मिडलमैन, ठीक है। यूरोपियंस क्या करते हैं, पेपर का बहुत डिमांड था, पेपर मतलब क्या है, काला मिर्च, ठीक है, काली मिर्च या फिर गोल मिर्च, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, उसका बहुत डिमांड था यूरोप में, तो उसको लेने के लिए इंडिया से यूरोप लेने के लिए बीच में आ जाते थे अरब, ठीक है, ये मिडिल मैन होके वो जाता था, बट उनको अब मिल गया डायरेक्ट सी रूट, वास्को डा गामा ने करके दिखा दिया, करोड़पति बन के गया, ठीक है। तो 10 बार के करीब वो आ चुका था। नॉट सरप्राइजिंगली अदर प्रॉफिटिंग सीकिंग मर्चेंट्स यूरोपियन नेशंस आर टेम्प्टेड टू द इंडिया ट्रेड डायरेक्टली, तो ये देख के ना बाकी जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो डायरेक्ट ट्रेड करना चाहते थे इंडिया से, ठीक है, प्रॉफिट देख के। द वॉयज अंडर बाय द पोर्तो पेड्रो Alvarez Cabral to trade for the spices, negotiating and establishing a factory at the Calicut, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, ये चाहते थे कि कैलिकट में एक फैक्ट्री डालते हैं, वेयर ही अराइव्ड इन सितंबर 1500, ठीक है, सितंबर 1500 में वो यहाँ पे आए, ठीक है, फैक्ट्री डालना जो उन्होंने चाहा कैलिकट में, ठीक है। There was an incident of conflict with the Portuguese factory at Calicut was attacked by the locals, resulting in the death of the several Portuguese, ठीक है। जब वहां पे वो फैक्ट्री डाले, ठीक है, वहां के लोकल लोगों ने उन पर अटैक कर दिया, रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जब कोई चीज अटैक हुआ, कोई हिंसा हुई, तो वहां पे कुछ लोग तो मरेंगे, तो काफी लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो रिटेलिएशन में क्या किया, कैब्रिल सीज्ड नंबर ऑफ अरब मर्चेंट शिप्स, ठीक है, एंकर्ड इन द
हार्बर एंड किल 100 ऑफ देयर क्रू बिसाइड द, ठीक है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, लोकल लोग क्यों अटैक करेंगे बताओ, ठीक है। जमोरिन तो उसको स्वागत कर रहे थे पुर्तगीज को, ठीक है। उनसे जल कौन रहा था, अरब्स, ठीक है। तब गैब्रियल को ये पता चला, कैब्रल को ये पता चल गया कि भैया अरब ही है जो हम पे अटैक कर रहा है, तो उसने आसपास के जितने अरेबियन सीप थे सबको कैप्चर कर लिया और काफी लोगों को मार दिया, ठीक है। कैलिकट वाज बम्बार्डेड बाय कैब्रल एंड लेटर कैब्रल सक्सीडेड इन मेकिंग एडवांटेजेस ट्रीटीज विद द लोकल रूलर कोचिन एंड कैननोर, ठीक है। अब देखा उसने कि भैया ये अरब को हम संभाल नहीं सकते, ठीक है। अब उसने क्या किया, इंडिया के जो लोकल रूलर थे वहां पे कैलिकट में, कोचिन में और कैननोर में, उनके साथ उन्होंने ट्रीटी साइन कर ली कि भैया देखिए आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, आप इसको संभालिए, ठीक है। तो जो भी ट्रीटी उनका साइन हुआ, उन्होंने उनके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली। वास्को डा गामा वन सेकंड केम टू इंडिया, 1501 में वास्को डी गामा फिर आया। जमोरिन डिक्लाइन टू एक्सक्लूड द अरब मर्चेंट इन फेवर of Portuguese when Vasco da Gama combined commercial greed with ferocious hostility and weekend vengeance on Arab shipping wherever he could, ठीक है। तो उस समय जो वास्को डी गामा जब दोबारा आया, उस समय जमोरिन जो था वो अरब की बात को नकार नहीं सका, ठीक है। अरब जो थे उनके कान भरते रहते थे, ठीक है। तो वो वास्को डी गामा की जो डील थी उस पे मतलब राजी नहीं हो रहे थे। हिज रप्चर विद जमोरिन सच बिकेम टोटल एंड कंप्लीट, ठीक है। जमोरिन के साथ उनका रिश्ता पूरा खराब हो गया। वास्को डा गामा सेट अप ए ट्रेडिंग फैक्ट्री एट कैनानूर, ग्रेजुअली कैलिकट, कैनानूर एंड कोचिन बिकम द इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर फॉर द पोर्टुगीज। अब जब दोबारा वास्को डा गामा आए, वास्को डा गामा ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कैनानूर में अपना एक फैक्ट्री बनाया, फिर कैलिकट में बना दिया, फिर कोचिन में बना दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे इस कोस्टल एरिया में जो है ना पुर्तगीज की पकड़ मजबूत होती जा रही थी, ठीक है दोस्तों। तो gradually under the pretext of the protecting the factory and their trading activity, Portuguese got permission fortifying this center। अब देखिए कोई बंदा अगर फैक्ट्री लगा रहा है तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय करेगा, ठीक है, वहाँ पे सिक्योरिटी रखेगा, तो इस सब के लिए उसने परमिशन ले ली और परमिशन ग्रांट भी होगी और वहाँ पे उन्होंने अपना गढ़ बना दिया, ठीक है। अब देखिए, अब बाद में बात करते हैं कि अब देखिए अब ये लोग आ गए। अब बात करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बड़ा फेमस उनके एक गवर्नर है, ठीक है। अब देखिए जब एक यहाँ पे इतना बड़ा ट्रेड बिजनेस चल रहा है तो ऑब्वियसली वहां से उस देश का मतलब पुर्तगाल का जो किंग है इसमें भी इंटरेस्ट लेने लगा, ठीक है। अब इसने कहा ठीक है आप लोग अगर वहां पे हैं तो हम जो है आपकी सुरक्षा के लिए अपना एक सरकारी कर्मचारी भेजते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया, 1505 में किंग ऑफ पुर्तगाल ने अपॉइंटेड गवर्नर in India for 3-year term equipped the equipment with a sufficient force protect the Portuguese interest, ठीक है दोस्तों। वही मैं कहा ना, जब उन्होंने एम्बेसी बनाना है, ठीक है, जब हमारे लोग बाहर रहते हैं, इंडियन एम्बेसी है ना उनकी देख रेख करने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे एक अपनी एम्बेसी बना ली। भैया तुम लोग वहाँ पे हो, तुम्हारी अच्छाई बुराई के लिए हमें गवर्नमेंट एजेंट भेज रहे हैं, गवर्नर भेज रहे हैं, तो आपको वहाँ पे वो सुरक्षा देगा और उनकी सुरक्षा के लिए ना भरपूर इक्विप्ड फोर्सेस भी उसने भेज दी, ठीक है दोस्तों। अब ये जो है पुर्तगीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया ने क्या किया, न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर वाज आस्क्ड टू कंसोलिडेटेड द पोजीशन ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि वहां पे जाकर उनको स्टेबल करो एंड टू डिस्ट्रॉय मुस्लिम ट्रेड बाय द सीज अडेन, ऑर्मुज एंड मलाका, और जो मुस्लिम्स को है उनको खत्म कर दो, जैसे अरब्स है ना उन्हीं को कह रहे हैं, उनको खत्म कर दो, ठीक है। तो उन्होंने अडेन, अरमुज और मलाका पे कब्जा कर लिया। ही वाज आल्सो एडवाइज्ड टू बिल्ड फोर्ट्रेस एट अंजादिवा, कोचिन एंड कैनानूर एंड किलोआ। यहाँ पे उन्होंने फोर्ट्रेस मतलब दुर्ग बनाने की बात करी, ठीक है। व्हाट अल्मेडा हाउएवर एनकाउंटर्ड अलोंग विद द ऑपोजिशन ऑफ द जमोरिन, ठीक है, जमोरिन ने अपोज किया, वाज अ थ्रेट फ्रॉम द मामेलुका सुल्तान ऑफ इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट के जो सुल्तान थे उनका भी थोड़ा बहुत इसमें हाथ था, जमोरिन को सपोर्ट करते थे। एनकरेज्ड बाय द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस whose lucrative commerce was now the risk due to the Portuguese interference, क्योंकि भैया अपना अपना इंटरेस्ट सबको हैम्पर हो रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं इन्होंने क्या कहा कि मोटा मोटी बात ये है, इनके पास जो था अल्मेडी का, ठीक है, उस समय जो था रेड सी टू स्टॉप द एडवेंस ऑफ द पुर्तगीज, ठीक है, वो रेड सी से पुर्तगीज आते थे इन 1507, ठीक है।
द पोर्तुगीज स्क्वाड्रन द डिफीटेड द नावल बैटल ऑफ द दीव बाय द कंबाइंड इजिप्ट एंड गुजरात नेवीज। ठीक है, इजिप्ट का और गुजरात का जो नेवी था वो बड़ा जबरदस्त था, इन दोनों ने मिलकर पुर्तगीज को हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर अल्मेडा ने क्या किया, टोटली दोनों नेवी को मतलब खत्म कर दिया उसने। ठीक है, युद्ध में। ठीक है, जब यहां से देखिए शुरू हो रहा है अपना अस्तित्व, अपना विस्तार था। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वर्क। पहले वो आए और जमुरिन ने उसको स्वागत किया, फिर देखो फिर इजिप्ट के साथ उसने फिर यहाँ पे अपना गढ़ बना ली, इसको जमुरिन ने अपोज किया। अब जमुरिन जब अकेला उससे तो लड़ नहीं सकता था, उसने इजिप्ट से हेल्प मांगी और दोनों की नेवी मिलकर उसको हरा दी। ठीक है, किसको, पुर्तगीज को। अगले ही साल पुर्तगीज को ये पता चल गया कि भैया अगर यहाँ पे राज करना है, ठीक है, इंडियन ओशन को अपना बनाना पड़ेगा। ठीक है, पूरे समुद्र पे अपना कब्जा होना चाहिए। तो उसने क्या किया, अपने नेवी को इतना स्ट्रांग कर लिया कि अगले ही साल दोनों की नेवी को तोड़ मरोड़ के रख दी पूरी। ठीक है, तो अल्मेडिया ही कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी इन्हीं का ही था कि भैया अगर यहाँ पर आपको राज करना है इंडिया में, इंडियन ओशन आपका होना चाहिए। उन्हीं की पॉलिसी को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। आपको कुछ चीज़ें बहुत याद रखनी है। सबसे पहले इन्होंने बीजापुर गोवा का जो है अपने में मिला लिया, फिर यहाँ पे इन्होंने खेती करना शुरू किया, कैस्यू वैस्यू टोबाको, किन्होंने पुर्तगीज ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है स्टेट पीसीएस में। ठीक है, उड़ीसा पीसीएस में पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो नीनो डा कुन्ना, ठीक है, नीनो डा कुन्ना जो थे एज द ऑफिसर गवर्नर पुर्तगीज इंटरेस्टेड इन द इंडिया इन 1529 में, ये ऑलमोस्ट 1 ईयर लेटर शिफ्टेड टू हेडक्वार्टर टू पुर्तगीज गवर्नमेंट इन द इंडिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा। तो ये आगे उनके बाद अल-बकर के बाद में इन्होंने क्या किया, कोचिन से अपना जो कैपिटल है गोवा ले गए। ठीक है, गोवा में ले गई अपना कोचिन। बहादुर साहब गुजरात ड्यूरिंग हिज कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल एम्परर हुमायूं secured help from the Portuguese by ceding to them in 1534 the island of the basin with the dependencies and revenue। तो इन्होंने क्या किया कि जो बहादुर साहब थे उस समय उनका जो था हुमायूं के साथ, मुगल एम्पर हुमायूं के साथ उनकी झगड़ा हो रही थी, तो उनसे उन्होंने मदद मांगी पुर्तगीज से। ठीक है, पुर्तगीज को उन्होंने ये दे दिया बेसिन। ठीक है, तो आ जाइए। ठीक है, ही ऑल्सो प्रोमिस देम टू बेस इन दीव, दीव में एक बेस बनाने के लिए भी प्रोमिस बोल दिया। ठीक है, हाउएवर बहादुर शाह's रिलेशन विद पुर्तगीज बिकेम सोर व्हेन हुमायूं विड्रॉ फ्रॉम द गुजरात इन 1536। ठीक है, तो ये तो ले लिया उन्होंने, वादा कर दिया। जब चीजें खराब होने लगी, जब बहादुर शाह का पुर्तगीज के साथ अपना रिलेशन खराब होने लगा, कब खराब हुआ, जब हुमायूं ने गुजरात छोड़ दी। ठीक है, 1536 में, सिंस इनहेबिटेंट्स ऑफ द टाउन स्टार्टेड फाइटिंग विद पुर्तगीज, तो वहाँ के लोग पुर्तगीज से लड़ाई करने लगे। बहादुर शाह वांटेड टू रेज द वॉल पार्टीशन, बहादुर शाह एक दीवार बनाना चाहते थे वहाँ पे। अपोजिंग दिस द पुर्तगीज स्टार्टेड नेगोशिएशन एंड कोर्स ऑफ विच रूरल गुजरात वाज इन्विटेटेड टू पुर्तगीज शिप एंड किल्ड 1537। ठीक है, तो इसको जो है बहादुर शाह विरोध करते थे। ठीक है, तो विरोध करने के बाद उनको शिप में बुला के मार दिया गया। ठीक है, ये जो थे दा कुना ऑल्सो अटेम्प्टेड टू इंक्रीज द पुर्तगीज इन्फ्लुएंस इन द बंगाल बाय सेटलिंग मैनी पुर्तगीज नेशनल्स देयर विद हुगली एज देयर हेडक्वार्टर। ठीक है, तो अब जो दा कुना यहाँ पे गुजरात में अपना खेल करने के बाद वो जाते थे कि हम जाए बंगाल में, अब अपना अस्तित्व करें। ठीक है, अब आगे देते हैं फेवरेबल कंडीशन पुर्तगीज। अब ये सब चीजें जो हो रही थी, पुर्तगीज अपना अस्तित्व विस्तार कर रहे थे। ठीक है, गुजरात से आए, बहादुर शाह को मार दिया। ठीक है, अब अपना और बंगाल की तरफ मुंह कर रहे थे। ये सब करने के लिए उसके पास मतलब हिम्मत कहाँ से आती थी और इतना कर कैसे लेते थे। तो कुछ तो कंडीशंस इंडिया में होगा जिससे जो उनको फेवर करता है। ठीक है, अब अगर कहीं अब कश्ती लेके जा रहे हैं और यहाँ से उल्टा स्टॉर्म आ रहा है, आप नहीं ना जा पाएंगे आराम से। आप तभी ना जाएंगे जब यहाँ से जाएगा, कश्ती जिस तरफ होगा हवा भी उसी तरफ होगी, तो आराम से चले जाएंगे। तो ये आपके कंडीशंस है ना, फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, तो उसी तरह पुर्तगीज को क्या फेवर करता था कि वो एक्सपेंड कर रहे थे। देखिए, इन इंडिया एक्सपेक्टिंग गुजरात रूल्ड बाय द पावरफुल मोहम्मद बेगारा। ठीक है, इन 1511 तक ये लोग मोहम्मद बेगारा थे गुजरात के। द नॉर्दर्न पार्ट वाज डिवाइडेड अमंग मैनी स्मॉल पावर्स। इन द डेक्कन द ब्राह्मणी किंगडम वाज ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉलर किंगडम। नॉन ऑफ द पावर हैड नेवी वर्थ इट्स नेम।
ठीक है, नॉर ऑफ दे थिंक ऑफ डेवलपिंग देयर नेवल स्ट्रेंथ, ठीक है। इन द देखिए इन द फार ईस्ट द इंपीरियल डिक्री ऑफ द चाइनीज एम्परर लिमिटेड द नेविगेशनल रीच टू द चाइनीज शिप as regards the Arab merchants and ship owners who until then dominating the Indian Ocean trade, they had nothing to match the organization unit of the Portuguese. How moreover the Portuguese had the cannot placed on their ship, ठीक है। तो बात यह था, बेगारा थे गुजरात में, ठीक है, डेक्कन में ब्राह्मणिस थे, बस सब लोग वीक हो चुके थे, झगड़ रहे थे आपस में, और दूसरी बात है किसी के पास नेवल स्ट्रेंथ नहीं थी, नेवी किसी ने डेवलप नहीं किया था, और पुर्तगीज का क्या था, नेवी पे बड़ा पकड़ था, वो वहां से वो घुस रहे थे, मार रहे थे, सब कुछ वही कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। ये कंडीशंस थे जो फेवर किया किसको, पुर्तगीज को डेवलप करने के लिए अपना एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, समझ में आ गया बात। अभी बात करते हैं पुर्तगीज के स्टेट्स के बारे में। पुर्तगीज स्टेट्स क्या बना, general tendency is to underestimate the Portuguese hold in India, ठीक है, तो ये टेंडेंसी बन गई थी। However, the Estado Portuguese the India state of the Portuguese of the India was in the fact a large element in Indian history that it is even credited for many of the coastal parts. इन्होंने coastal part में ही अपना बनाया, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो क्या करते थे, within 50 year of Vasco da Gama's arrival, the Portuguese had occupied the 60 miles of coastal around Goa, ठीक है। On the west coast, from the Mumbai to Daman and Diu, the approach to Gujarat, they controlled a narrow tract with 4 important ports, ठीक है, and 100 of towns and villages, ठीक है, काफी इन्होंने कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें, इन द साउथ देयर आर अंडर देम द चेन सी पोर्ट पोर्ट्रेस एंड ट्रेडिंग पोस्ट लाइक मैंगलोर, कन्नड़, कोचीन एंड Calicut, ठीक है, and though their power in the Malabar was not consolidated, it was enough to ensure influence under control over the local rulers who held spices growing land. Portuguese established further military post settlements on the east coast at San Thomas in Chennai and Nagapattinam in Andhra. Towards the end of the 16th century, wealth settlement grown and Hooghly in the West Bengal, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक उनका फैला हुआ था, ठीक है। Envoy and ambassadors were exchanged between Goa and many of the major kingdoms in India of the time. Treaties were signed between Goa and Deccan Sultan in 1570, where they regularly renewed as long as their kingdom lasted, ठीक है। तो गोवा और डेक्कन के सुल्तान के बीच में इन्होंने ट्रीटी साइन किया, जब तक वो रहेंगे तब तक आपस में रिश्ता रहेगा। द पुर्तगीज ऑलवेज हैड द रोल ऑफ द प्ले इन द सक्सेसिव बैटल फॉर द बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन विजयनगर एंड द डेक्कन सुल्तान, between the Deccanese and the Mughals, and between the Mughals and the Marathas. Interestingly, the Portuguese, the first European to come in India, were also last to leave the land, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगीज आया, सबसे अंत में इन्होंने छोड़ा। ये पूछा जाता है कौन है जो सबसे पहले आया और सबसे अंत में छोड़ा, दैट इज पुर्तगीज, ठीक है दोस्तों। It was in 1961 before the government of India recaptured Goa, Daman and Diu from them, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर वाज द वाइसरॉय हु सर्व फॉर द 3 years, ठीक है। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था वो वाइसरॉय हुआ करता था, वो जो कि 3 साल के लिए सर्व करता था, विद हिज सेक्रेटरी एंड लेटर ईयर ए काउंसिल। नेक्स्ट इन द इम्पोर्टेंस केम टू द Whether the fazenda responsible for revenue and cargoes and dispatch of the fleets, ठीक है। The fortress from the Africa to China were under captain, ठीक है, कैप्टन के अंडर सारे दुर्ग रहते थे, assisted by the factors, ठीक है, factors उसको असिस्ट करते थे, whose power was increased by the difficulties communication and was too often used the personal handles, ठीक है। रिलीजन पॉलिसी पुर्तगीज का क्या था, द मूर वेर द बेटर एनिमीज ऑफ द पुर्तगीज इन द नॉर्थ अफ्रीका। मूर्स जो थे वो लोग दुश्मन थे, ठीक है, रिलीजियस दुश्मन नॉर्थ अफ्रीका में। सो वेर द अरब्स भी इनके दुश्मन थे। अरबिंग द ईस्ट, द पुर्तगीज ब्रॉट विद देम सम जील टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। कोई जील्स को लेके आए थे जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करे अपने साथ। जील मतलब क्या है, इच्छा, ठीक है, इच्छा प्रमोट करने के लिए क्रिश्चियनिटी को। एंड द विश टू परसिक्यूट ऑल मुस्लिम्स, ठीक है। इंटॉलरेंस टुवर्ड द मुस्लिम्स एंड द पुर्तगीज वेर इनिशियली क्वाइट टॉलरेंट टुवर्ड्स द हिंदूज, ठीक है। वो मुस्लिम्स को बिल्कुल पहले से टॉलरेट नहीं करते थे, हिंदूज को थोड़ा थोड़ा ऊपर से टॉलरेट करते थे। हाउएवर ओवर टाइम आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंक्विजिशन इन द गोवा, देयर वाज अ चेंज इन द हिंदूज वेर आल्सो परसिक्यूटेड, ठीक है। जब गोवा पे अपना जमा लिया उन्होंने तो हिंदू को भी फूटी आंख नहीं सवाया,
ठीक है, हिंदू भी उनको फूटी आंख नहीं छुआ है। बट इन स्पाइट ऑफ दिस इंटॉलरेंस इन बिहेवियर जस्टिस मेड द गुड इंप्रेशन एट द कोर्ट ऑफ द अकबर। जीसस जो थे वो अकबर के कोर्ट में अच्छा इंप्रेशन उनका था, मेनली ड्यू टू द मुगल एम्परर्स इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन ऑफ थियोलॉजी। ठीक है, इन सितंबर 57 अकबर फॉरवर्डेड अ लेटर टू द अथॉरिटी ऑफ द गोवा रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड 2 लर्न प्रीस्ट द चर्च अथॉरिटी। मतलब इन होल यही था कि पोर्तुगीज का जो था वो क्रिश्चियनिटी एक्सपेंशन करना था, ना ही मुस्लिम उनको पसंद थे, ना ही हिंदू, ना कोई और। ठीक है, बट अकबर जो था उस समय तो उनसे उनको संवाद होता रहता था। ठीक है, तो इस तरह से रिलीजियस बिहेवियर था। ठीक है, पोर्तुगीज लूज फेवर विद द मुगल्स। पोर्तुगीज मुगल से फेवर कैसे लूज किया। ठीक है, इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंग विथ हिज शिप हेक्टर रीच्ड सूरत। ठीक है, तो अब ये है 1608 में कैप्टन हॉकिंग जो था वो पहले पहुंचा सूरत में। ठीक है, ही ब्रॉट विथ हिम अ लेटर फ्रॉम जेम्स वन किंग ऑफ इंग्लैंड। जेम्स वन का लेटर साथ में लेके आए थे टू द मुगल कोर्ट जहांगीर रिक्वेस्टिंग परमिशन टू डू बिजनेस इन इंडिया। और जहांगीर के कोर्ट में वो पहुंचा और उनसे बोला कि भैया सर देखिए, जेम्स जो हमारे किंग हैं, जेम्स वन जो किंग है इंग्लैंड के, उन्होंने आपको लेटर लिखा है और रिक्वेस्ट किया है, प्लीज आप हमें परमिशन दीजिए कि हम इंडिया में बिजनेस करें। ठीक है, फादर Pinheiro and the Portuguese authority did their best to prevent Hawkins from reaching the Mughal court, but it did not succeeded. ठीक है, तो इनके जो पृष्ठ थे, फादर थे चर्च के पिनेरो और बाकी लोग पुर्तगीज के मिल के इनको बहुत रजिस्ट किया कि ये अकबर मतलब जहांगीर के मतलब मुगल कोर्ट तक पहुंचे ही ना, बट वो असफल रहे। जहांगीर ए वेरी फेवरेबल रिसेप्शन इन 1609 एज हॉकिंग न्यू द तुर्की लैंग्वेज वेल द कन्वर्स्ड विद द एम्परर दैट लैंग्वेज विदाउट द एड ऑफ द इंटरप्रेटर। ठीक है, तो उसको पता था कि ये जो है टर्की बोलता है, मुस्लिम है, तो उसको वो लैंग्वेज अच्छे से पता था हॉकिंग को, वो उससे उसी से संवाद किया। अब कोई अपना लैंग्वेज बोले तो अपना सा लगता है। ठीक है, तो बिना कोई इंटरप्रेटर के उसने बात की। प्लीज्ड विद हॉकिंग जहांगीर अपॉइंटेड हिम एज मनसबदार ऑफ 400 एट ए सैलरी ऑफ 30,000 उस समय का, भैया सोच लो। तो इससे जहांगीर बहुत खुश है कि भैया तुम बिजनेस क्या कर रहे हो, तुम्हें तो हम मंसूबदार बना रहे हैं और तुम्हें 30,000 रुपए देंगे हम सैलरी। आज भी नहीं मिलता इतना, तो अपेरेंटली द नेवर रिसीव्ड इट। हॉकिंग वाज आल्सो मैरिड टू डॉटर ऑफ द अमेरिकन क्रिश्चियन नेम्ड मुबारक शाह। ठीक है, आर्मेनियन क्रिश्चियन थे वो, उनकी बेटी से उन्होंने शादी के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। द ग्रांट ऑफ ट्रेडिंग फैसिलिटी तो इंग्लिश ऑफेंडेड द पुर्तगीज। ठीक है, पुर्तगीज को अच्छा नहीं लगा कि भैया इंग्लिश को इन्होंने ग्रांट दे दी, उनको लगा कि हमारी तो बेइज्जती हो गई। हाउएवर आफ्टर नेगोशिएशन ट्रस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द पुर्तगीज एंड द मुगल एम्परर, द पुर्तगीज स्टॉप्ड द इंग्लिश शिप्स फ्रॉम एंटरिंग द पोर्ट ऑफ सूरत। अब पुर्तगीज ने क्या किया, भैया यहाँ पे तो बात बनी नहीं, तो सूरत में सारे पोर्ट में उनके शिप्स को रोकने लगे, इंग्लिश शिप्स को। ठीक है, ये बैफिल्ड हॉकिंग लेफ्ट द मुगल कोर्ट इन 1611 में उन्होंने कोर्ट छोड़ दिया, अनेबल टू काउंटर द पुर्तगीज intrigue and check the vacillating Mughal policies. However, in November 1612, the English ship Dragon, अब ड्रैगन अंडर द कैप्टन बेस्ट, ठीक है, along with the little ship of ओसिंडर, बड़ा शिप था ड्रैगन और छोटा शिप था ओसिंडर, कैप्टन थे इनके बेस्ट। ठीक है, और आगे फिर इंडिया में 1611 में सक्सेसफुली फॉट द पुर्तगीज फ्लीट। जहांगीर हु हैड नो नेवी वर्थ इट्स नेम लर्न द इंग्लिश सक्सेस एज ग्रेटली इम्प्रेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पुर्तगीज को हरा दिया। ये देख के जहांगीर बड़ा खुश हुआ कि भैया हमारा तो कोई कुछ नेवी वेवी है नहीं, अंग्रेज पुर्तगीज को हरा रहे हैं नेवी में, मतलब ये तो बड़े बलवान है। अब उनसे वो बड़ा इंप्रेस हो गया। Portuguese act at the piracy also resulted in a conflict with the मुगल गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये क्या किया, पुर्तगीज ने अपनी कूटनीति खेली जो कि मुगल एम्पायर के सामने भी उसको बुरा बना दी। इन 1613 द पुर्तगीज ऑफेंडेड जहांगीर बाय कैप्चरिंग मुगल शिप्स, इम्प्रिजनिंग मैनी मुस्लिम्स एंड प्लंडरिंग द। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने मूर्खता कर ली। क्या मूर्खता कर ली, इन्होंने मुगल पे ही हमला कर दिया भैया। अब मुगल शिप को कैप्चर कर लिया, कुछ मुस्लिम्स को मार दी। अब यहाँ पे हो गया जहांगीर गुस्सा। ठीक है, एंड जहांगीर ऑर्डर्ड मुबारक खान, ठीक है, हु वाज देन चार्ज ऑफ सूरत एंड ऑब्टेन कंप्रेशन। तो यहाँ से जो था, यहाँ से उनकी हालत खराब हो गई, किसकी, पुर्तगीज की। ठीक है, अब यहाँ पे अंग्रेज जो है इंप्रेस करने लगे मुगल्स को। ठीक है,
कैप्चर ऑफ हुगली। अब हुगली उन्होंने कैसे कैप्चर की, अब गोवा में थे ठीक था, अब हुगली तक कैसे पहुंच गए वो देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एन एम्पेरियल फॉर्मन सिरका 1579, सिरका मतलब जो फरमान होता है, ठीक है। द पुर्तगीज हैड सेटल्ड डाउन इन द रिवर बैंक विच वाज द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम सातगांव इन बंगाल टू कैरी ऑन देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। सात गांव के पास ये लोग बस गए क्योंकि वहां से उनको ट्रेड करना इजी होता था, ठीक है। ओवर द ईयर दे स्ट्रेंथन देयर पोजीशन बाय कंस्ट्रक्टिंग बिग बिल्डिंग्स, ठीक है। धीरे धीरे करके अपना अस्तित्व उन्होंने जमा ली, घर बनाया, बिल्डिंग्स बनाए, कोर्ट्स बनाए, फोर्ट्स बनाए, सब कुछ उन्होंने बना लिया। Portuguese not only made money as trader but also started cruel slave trading by purchasing or seizing Hindu and Muslim children whom they brought up as Christians, ठीक है। अब यहाँ पे जो था वो सिर्फ ट्रेड नहीं करते थे, गंदी चाल ये करते थे कि ह्यूमन ट्रेडिंग वो लोग करते थे। क्या करते थे, बच्चों को ले जाते थे, मुस्लिम बच्चों को, हिंदू बच्चों को, उनको क्रिश्चियन बना देते थे, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ देयर इन्फ्लुएंस एक्टिविटीज दे सीज 2 स्लेव गर्ल ऑफ मुमताज महल, ठीक है। मुमताज महल के भी 2 बच्चों को इन्होंने ले लिया, स्लेव बना लिया, ठीक है। ऑन जून 24, 1632 द सीज द हुगली बिगन एंडिंग ऑफ द कैप्चरिंग ऑफ द मंथ्स लेटर शाहजहां ऑर्डर द बंगाल गवर्नर कासिम खान टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पुर्तगीज। अब ये जो शाहजहां की पत्नी थी मुमताज, मतलब उन्हीं की बेटी थी, अब उन्होंने कासिम खान से किया भैया इन पे कूच करो, इनको तो मार दो तुम, ठीक है। तो ये भैया खतरनाक चीज है, ये लोगों का तो जो ट्रेड करते करते साला हमारे बच्चों को उठा लिया। अब कासिम खान को बोला भैया तुम जो है ना हुगली में वो लोग हैं उनको वहीं पे दबोच लो, ठीक है। ए siege of Hooghly finally led to the Portuguese fleeing, ठीक है। The Mughals suffered a loss of 1000 men but also took 400 prisoners to Agra. The prisoners were offered the option to convert to Islam or become slave, ठीक है। तो 1000 लोगों को मुगल ने लॉस किया बट 400 प्रिजनर्स को उन्होंने ले लिया, उनसे कहा या तो आप इस्लाम को कबूल करिए या फिर दास बन के रहिए, ठीक है। द परसिक्यूशन ऑफ द क्रिश्चियन कंटिन्यूड फॉर द सम टाइम आफ्टर विच द डन ग्रेजुअली, के लिए क्रिश्चियनिटी बढ़ा पर धीरे धीरे करके डाउन हो गया। अब जब इस लेवल पे वो लोग सक्सेसफुल थे क्रूएलिटी में, हर चीज में, तो डिक्लाइन क्यों हुए पुर्तगीज, ठीक है। अब वो बात करते हैं डिक्लाइन क्यों हुआ इनका, ठीक है। जब पुत पुल रहे थे इतना ज्यादा, 15th सेंचुरी में क्या हुआ, द पुर्तगीज इन इंडिया लॉस्ट देयर कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो वो अपना कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस खो गया। इनफैक्ट हुगली वाज यूज्ड बाय सम पुर्तगीज एज द बेस ऑफ द पायरेसी इन द बंगाल, बे ऑफ बंगाल में पायरेसी के लिए वो लोग यूज कर रहे थे। डिक्लाइन ऑफ द पुर्तगीज वाज ब्रॉट अबाउट द सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स थे। क्या था, द लोकल एडवांटेज गेन्ड बाय द पुर्तगीज इन इंडिया वर रिड्यूस्ड विद इमर्जेंस ऑफ द पावरफुल डायनेस्टीज इन इजिप्ट। इजिप्ट एंड पर्शिया, नॉर्थ इंडिया में जब पावर राइज किया तो वहां पे गिर गए। मराठाज आर देयर इमीडिएट नेबर्स, तो वो लोग भी बड़े हो गए, मतलब पावरफुल हो गए। रिलीजियस पॉलिसी इनका बहुत खराब था जिससे लोग परेशान थे। डिसऑनेस्ट था ट्रेड में, ये लोग धोखाधड़ी करते थे, ठीक है। तो उसी को उठा लिया मुगल के लोगों पे ही, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ ब्राजील डाइवर्ट कॉलोनाइज एक्टिविटी पुर्तगाल जब ब्राजील डिस्कवर हुआ, पुर्तगाल उस तरफ अपना मुंह कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यूनियन ऑफ द 2 किंगडम स्पेन एंड पुर्तगाल, ठीक है। इन दोनों में ही लड़ाई होती रहती थी। द अर्ली मोनोपोली ऑफ सी रूट, ठीक है। तो इस तरह से कारण थे जिससे पुर्तगाल खत्म हो गया, ठीक है। तो इंडिया हेल्ड बाय द पुर्तगीज कुड रिमेन द सीक्रेट फॉरएवर सून इनफ डच एंड इंग्लिश हु वर लर्निंग द स्किल ऑफ द ओशियन नेविगेशन, ठीक है। ये सबसे पहले थे जिनको ओशियन नेविगेशन, शिप मेकिंग के बारे में पता था, किनको, पुर्तगीज को। बट इनसे डच और इंग्लिश अपना डेवलप करके आगे निकल गए, ठीक है। द डच एंड इंग्लिश हैड द ग्रेटर रिसोर्स मोर कंपल्सन एक्सपेंशन ओवरसीज, ठीक है। तो इसलिए इनका खत्म हो गया अस्तित्व, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द पुर्तगीज क्या था, द मोस्ट हिस्टोरियंस हैव ऑब्जर्व द कमिंग इन द पुर्तगीज नॉट ओनली इनिशिएटिंग दैट माइट बी कॉल्ड द यूरोपियन एरा, इट मार्क द इमर्जेंस ऑफ द नावल पावर, ठीक है। यही है पुर्तगीज जिन्होंने नावल पावर को इमर्ज किया कि भैया देखो नेवी में ये दम होती है। द चोलाज एमंग द अदर बीन नावल पावर बट इट was now for the first time the foreign power had came to India by way of the sea, ठीक है। The Portuguese ships carried cannon and this was the first step to gaining monopoly over trade, ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए, ये तो अगर हम इसको समराइज करें इस पूरी चीज़ को, तो पुर्तगीज ने क्या, सबसे पहले इन्होंने सी रूट खोजा, शिप और नेविगेशन के बारे में देखा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने
की। ठीक है, तो ये था सिग्निफिकेंस, जो ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द पुर्तगीज का। ठीक है दोस्तों, अभी अगर हम बात करें डच की, ठीक है, डच आने लगे। ठीक है, पुर्तगीज के बाद आते हैं हमारे यहाँ डच। दोस्तों अब आ गए डच। ठीक है, डच जब आ गए इंडिया में, ठीक है, तो ये इंडिया में जब पहले हॉटमैन, द कॉर्नेलिस डी हॉटमैन वाज द फर्स्ट डचमैन हु केम टू सुमात्रा। ठीक है दोस्तों, ये जब पहली बार आए, ये सुमात्रा और बंतम में आए इन 1596। इन 1602 द स्टेट्स जनरल ऑफ नीदरलैंड, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। द कंपनी वाज आल्सो एम्पावर्ड टू कैरी ऑन वॉर। ठीक है, वो लड़ाई भी लड़ती थी। ठीक है, अपने यहाँ पे आके टेरिटरी बनाई, फोर्टिस बनाई। ठीक है, अब इस तरह से वो लोग आए। सबसे पहले कौन आए थे ये याद रखिएगा, कॉर्नेलिस डी हॉटमैन वाज द फर्स्ट डचमैन टू रीच सुमात्रा एंड बंतम इन 1596। ठीक है दोस्तों, अब डच सेटलमेंट इंडिया में क्या हुआ आफ्टर अराइवल ऑफ द इंडिया। डच क्या है, मछलीपट्टनम में अपने सबसे पहला फैक्ट्री लगाया आंध्र प्रदेश में इन 1605। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद क्या हुआ, मद्रास में दे कैप्चर नागपट्टनम नियर मद्रास, चेन्नई में। पुर्तगीज उनसे यहाँ पे जो था साउथ होल्ड में, जब साउथ में उन्होंने अपना होल्ड बनाया तो पुर्तगीज से इनकी लड़ाई हो गई। ठीक है दोस्तों, और डच ने क्या किया, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में, हर जगह अपना फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से तो उसी समय क्या होता, काफी जगहों पे बनाया, या आप देख सकते हैं ओपियम राइस फ्रॉम द गंगा वैली। ठीक है, तो इस तरह से जब वो अपना बना रहे थे, उसी समय अंग्रेज भी बढ़ रहे थे। ठीक है, अंग्रेज भी अपना आधिपत्य, अपना अस्तित्व विस्तार कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो वो भी राइज कर रहे थे, ये भी राइज कर रहे थे। तो डच में और इंग्लिश में मतलब एक राइवलरी, एक द्वंद्व शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था यहाँ पे बचा नहीं। ठीक है, ये करते करते क्या हुआ ना कि अम्बोना, ठीक है, ये एक इंडोनेशिया में एक जगह है आज के। ठीक है, तो वहां पे क्या था, इंग्लिश लोग और डच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी। ठीक है, ये दुश्मनी वहां तक पहुंच गई। कैसे पहुंच गई, इंडिया में तो वो लोग दुश्मन थे ही, क्योंकि दोनों ही पावर ग्रो कर रहे थे और दोनों ही ट्रेड कर रहे थे, दोनों में एक राइवलरी बनी हुई थी। ठीक है, एक दुश्मनी बन गई, और ये जो है इंडोनेशिया तक पहुंच गया। और इंडोनेशिया में क्या हुआ था ना, डच ने इंडोनेशिया को कैप्चर कर रखा था। ठीक है, वहाँ पुर्तगीज से उन्होंने कैप्चर किया था। पुर्तगीज पहले थे, वहां से डच ने उससे ले लिया था। और वहां पे एक मसाकर हुआ था, यहाँ पे कांड हुआ था, कुछ अंग्रेज और कुछ जापानी लोगों को उन्होंने वहां पे मार दी थी। ठीक है, तो इंग्लिश बड़े गुस्सा हो गए थे। अब इसमें ऐसा हुआ ना कि देखिए, अब दोनों लड़ रहे थे, तो दोनों ने कहा भैया आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, तो चलिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो इंग्लिश में एंग्लो डच एक कॉम्प्रोमाइज हुआ। क्या हुआ ना, इंग्लिश ने कहा कि भैया देखिए, हम पूरा जो है इंडोनेशिया में अपना छोड़ रहे हैं, आप इंडिया छोड़ दो। ठीक है, तो ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो डच ने पूरी इंडिया छोड़ दी और उन्होंने पूरा इंग्लिश छोड़ दी। के लिए जो था इंग्लिश, मतलब इंडोनेशिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उनके ट्रेड के लिए, तो उन्होंने अपना वहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो डच ट्रेड इंडिया में जो था, उन्होंने थोड़ी सी कॉटन, सिल्क और इंडिगो, ओपियम राइस के लिए थोड़ा बहुत करते थे। ठीक है, तो फिर इन्होंने जो था डच ने इंडिया छोड़ दी और उन्होंने इंडोनेशिया उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब डच डिक्लाइन हो गए यहाँ पे। ठीक है, डच बहुत छोटे पीरियड के लिए डच आए थे। डच गॉट ड्रॉन इनटू द ट्रेड ऑफ द मलय आर्चिपेलागो फर्दर इन द थर्ड एंग्लो डच वार इन 1674। कम्युनिकेशन बिटवीन द सूरत एंड द न्यू इंग्लिश सेटलमेंट ऑफ द बॉम्बे गॉट कट ड्यू टू दिस द homebound English ship were captured in Bay of Bengal by the Dutch forces. The retaliation of the English resulted in the defeat of the Dutch in the Battle of Hooghly, November 1759 में, which deal with the crushing blow the Dutch ambition in the India. Dutch were not much interested in empire building in India. Their concern were trade. डच के लिए या इंडिया में अपना एम्पायर बिल्ड करना नहीं था, वो सिर्फ ट्रेड करना चाहते थे। इन एनी केस देयर मेन कॉमर्शियल इंटरेस्ट ले इन द स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम वेयर दे अर्नड ए ह्यूज प्रॉफिट थ्रू बिजनेस। ठीक है, वो इंडोनेशिया की तरफ चले गए और इसको इंग्लिश के लिए छोड़ दिए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, जब अंग्रेज यहाँ पे धीरे धीरे अपना सब कुछ जमा लिए, ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया। चार्टर का मतलब होता है फरमान, एक आदेश दिया। ठीक है,
Francis Drake's voyage around the world in 1580 and the English victory over the Spanish Armada in 1588 generated a new sense of enterprises in the British, encouraging sailors to venture in the east. ठीक है, as knowledge grew of the high profit earned by the Portuguese in eastern trade, English trade too wanted to sail. ठीक है. So in 1599, a group of the English merchants calling themselves the Merchant Adventure formed a company on December 31, 1600. Queen Elizabeth I issued charter with right to exclusive trading, and company named the Governor and Company of Merchants of London, trading into the East Indies. ठीक है, ये कंपनी उन्होंने बनाया. ठीक है. Initially the monopoly of the 15 year was granted. ठीक है, पहले 15 साल के लिए ये आया था ये चार्टर. ठीक है दोस्तों, विच इन द मे 69 वॉज एक्सटेंडेड इन इंडेफिनेटली बाय ए फ्रेश चार्टर. 1609 में एक और चार्टर आया जो उसके लिए पूरा इन्फिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया. आज द डच वर ऑलरेडी कंसर्निंग मोर ऑन द ईस्ट Indies, the English turned to India in search of the textile and other commodities of the trade. ठीक है. Progress of India English company यहाँ पे कैसे प्रोग्रेस की? Foothold in west and south. कैप्टन हॉकिंग अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, तो हमने पहले ही देखा, तो वहाँ पे आगे उन्होंने अपना बनाया. ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं. जहांगीर इन अप्रैल 1609 itself but a mission to establish a factory at Surat did not succeed due to the opposition from the Portuguese. ठीक है, तो उस समय आए थे सूरत में अपने फैक्ट्री बनाने, बट पुर्तगीज के कारण वो बना नहीं पाए थे. एंड हॉकिंग लेफ्ट आगरा इन नवंबर 1611. इन 1611 द इंग्लिश हैड स्टार्टेड ट्रेडिंग एट मछलीपट्टनम. मछलीपट्टनम ने इंग्लिश ने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया. लैटर एस्टेब्लिश फैक्ट्री इन 1616. ठीक है, पहले ट्रेड किया 1611 में, फिर 1616 में उन्होंने मछलीपट्टनम में अपना एक फैक्ट्री लगा दी. इट वाज इन 1612 दैट कैप्टन थॉमस बेस्ट डिफीटेड द पुर्तगीज इन द सी ऑफ सूरत. ठीक है, एंड इम्प्रेस जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू इंग्लिश इन अर्ली 1613 टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट द सूरत अंडर थॉमस एल्डॉर्फ. ठीक है, जब पुर्तगीज को हराया, जहांगीर इंप्रेस हो गए, उन्होंने सूरत में ट्रेड करने के लिए फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन दे दी. 1615 में सर थॉमस रॉय केम टू द एक्रेडिटेड एम्बेसडर ऑफ जेम्स वान के से परमिशन लेके थॉमस रॉय यहाँ पे आए जेम्स वान से टू द कोर्ट ऑफ द जहांगीर. स्टे ऑन टिल February 1619. Though was unsuccessful in concluding commercial treaty with the Mughal Empire, he was able to secure number of privileges including permission to factory at Agra, Ahmedabad and Borj. हालांकि उनको सक्सेस नहीं मिला, बट आगरा, अहमदाबाद और बोर्ज में उनको फैक्ट्री बनाने का परमिशन मिल गया. ठीक है. The English company did not have the smooth progress. It had to contend with the Portuguese and Dutch in the beginning. शुरुआत में अंग्रेजों को इतना स्मूथ स्टार्ट नहीं मिला. पहले पुर्तगीज ने अपोज किया, फिर अंग्रेजों डच ने अपोज किया, काफ़ी लड़ाइयाँ उनको लड़नी पड़ी थी. ठीक है दोस्तों. बॉम्बे हैड बीन गिफ्टेड टू द किंग चार्ल्स II बाय द किंग ऑफ पुर्तगीज एज डाउरी व्हेन चार्ल्स मैरिड द पुर्तगीज. अब देखिए, बॉम्बे उनको डाउरी में मिल गया था. क्यों? ये जो चार्ल्स II थे, ठीक है, किंग चार्ल्स II थे, पुर्तगीज प्रिंसेस कैथरीन से उन्होंने शादी कर ली थी. तो बॉम्बे वॉज गिवन ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द एनुअल पेमेंट ऑफ द £10 ओनली इन 1668. तो उनको जब डाउरी में मिला, उन्होंने क्या किया, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया. ठीक है, कुछ एनुअल चार्ज के तहत. ठीक है, तो बॉम्बे ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चली गई. ठीक है. लेटर बॉम्बे वाज मेड द हेडक्वार्टर बाय शिफ्टिंग द सीट ऑफ द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे इन 1687. 1687 में क्या किया अंग्रेजों ने, सूरत से उन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है बॉम्बे शिफ्ट कर दी. ठीक है. सो देयर वाज ए टैक्टिक पीस बिटवीन द इंग्लिश एंड द पुर्तगीज नाउ. अब शादी के द्वारा उन्होंने रिश्ता बना लिया पुर्तगीज से, तो पुर्तगीज कुछ बोल रहे थे. ठीक है. तो देयर वाज आल्सो एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज मेंशन अर्लियर. तो एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज हुए थे कि भैया तुम इंडिया ले लो, हम इंडोनेशिया ले लेते हैं. ठीक है. तो इंग्लिश वर राइट टू आर्च राइवलरीज, अपने दोनों राइवलरी को कैप्चर कर लिया. द इंग्लिश कंपनीज प्रोपोनेंस वाज इंप्रूव्ड बाय द गोल्डन फॉरमान इशूड देम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा. जो गोल्डन फरमान उनको मिला, गोल्डन फरमान का मतलब है कि एक ऐसा फरमान जो कि उनकी जिंदगी पलट दी. 1632 में सुल्तान ऑफ द गोलकोंडा ने
उनको एक गोल्डन फॉर्मेलिटी ऑन द पेमेंट ऑफ 500 पगोडाज ए ईयर दे अर्नड प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रीली इन द पोर्ट ऑफ गोलकोंडा। ठीक है, 500 पगोडाज जो थे उनको साल में देना था सुल्तान ऑफ गोलकोंडा को, उनको फ्री मिल गया हैंड गोलकोंडा में ट्रेड करने के लिए। मेंबर ऑफ मछलीपट्टनम काउंसिल ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट फ्रांसिस डे in 1639 received from the ruler of Chandagiri permission to build fortified factory at Madras, which later became the Fort St. George and replaced Machilipatnam as the headquarter of the English settlement in South India. ठीक है, therefore the English extended their trading activities to the east, started factories Hariharpur in the Mahanadi Delta and the Baleswar in Odisha in 1633. ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे करके हर जगह ये अपना पैर जमा रहे थे। बंगाल में उन्होंने अपना पैर कैसे जमाया? बंगाल वाज देन द लार्ज एंड रिच प्रोविंसेस इन इंडिया, एडवांस इन ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर बंगाल नेचुरली अपीयर्ड एन अट्रैक्टिव proposition to the profit-seeking English merchants. Bengal was also an important province of the Mughal Empire. Mughal Empire के लिए भी बंगाल बहुत important था। Shah Shuja, the Subedar of Bengal in 1651, allowed the English to trade in the Bengal. इन्होंने बंगाल में इंग्लिश को ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया। रिटर्न में उनको क्या मिला था? 3000 रुपये मिलता था। ठीक है, इन लिeu ऑफ ऑल ड्यूटीज 3000 में वो सब कुछ वहाँ पे ट्रेड करते थे। ठीक है, फैक्ट्रीज बंगाल वर स्टार्टेड एट हुगली, हुगली में उन्होंने पहला फैक्ट्री बनाया 1651 में, एंड अदर प्लेस इन द कासिम बाजार में भी उन्होंने बनाया। पटना एंड राजमहल में भी इन्होंने काफी बनाए। Nevertheless, despite the privileges of the foreman, the company's business was now and then obstructed by the custom officers in the local checkpost who asked for the payment of the toll. ठीक है, हालांकि उनको गोल्डन फॉरमैन मिल गया था, बट लोकल ऑफिसर जो थे वो अब उनके शिप को रोक के कुछ पैसे और टोल की डिमांड करते थे। ठीक है, इन परसुएंस ऑफ इट्स चेंज पॉलिसी द कंपनी वांटेड टू हैव द फोर्टिफाइड सेटलमेंट एट हुगली सो दैट फोर्स कुड बी यूज नेसेसरीली। ठीक है, तो वो चाहते थे, इसके बाद वो चाहते थे कि हुगली में अपना एक स्थायी अस्तित्व बनाए जहां पे हम सेना की या फोर्स की भी यूज कर सके। विलियम हेज, ठीक है, द फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर ऑफ द कंपनी इन द बंगाल, विलियम हेज जो कि पहले कंपनी के गवर्नर सबसे पहले आए थे, अपील टू शाइस्ता खान से बोला, द मुगल गवर्नर थे इन द बंगाल अगस्त 1682 में, फॉर रिड्रेसल ऑफ द ग्रेवियंस। उन्होंने कहा कि हमें जो तकलीफ होगी ना सर, यहाँ पे जो टोल मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो आप थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, उन्होंने ये कहा। As nothing came on the appeal, hostility broke between the English and the Mughals. जब इसको जो ये शाह थे शाइस्ता खान, इनको जब इन्होंने ये बात नहीं सुनी तो ये मुगल और ब्रिटिशर्स में कहा सुनी हो गई, और मुगल ने जब ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी, उन दोनों में थोड़ी सी रूखापन आ गया। 4 साल बाद हुगली वॉज सैक्ड बाय द इंपीरियल मुगल्स इन अक्टूबर 1686। ठीक है, 4 साल बाद हुगली को मुगल ने फिर से अपने अंदर मिला लिया, खत्म कर दिया। ठीक है, द इंग्लिश रिटेलिएटेड बाय कैप्चरिंग द इंपीरियल फोर्ट ऑफ द थाना। ठीक है, तो इसके बाद अपनी फोर्स दिखा दी और थाने को इन्होंने अपना मतलब कब्जा कर लिया। ठीक है, रेडिंग हेजली ईस्टर्न मिदनापुर एंड स्टॉर्मिंग द मुगल फोर्टिफिकेशन एट बालेश्वर। अब ये लोग क्या है ना, वो मारपीट पे आ गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया, हिजली को, मिदनापुर को, बालेश्वर को, सबकी 40 जो फोर्ट्स थे, दुर्ग थे, वहां पे कैप्चर कर लिए। ठीक है, युद्ध करके। द इंग्लिश वेयर फोर्स्ड टू लीव हुगली एंड वेयर सेंट टू अनहेल्दी लोकेशन एंड माउथ ऑफ द रिवर गंगा। तो वहां से इंग्लिश को उखाड़ फेंका। ठीक है, आफ्टर द मुगल रेड द हुगली, जॉब चारनॉक थे वहां पर, तो जब मुगल ने हुगली पर अटैक किया, जॉब चारनॉक थे, ये कंपनी एजेंट थे, स्टार्टेड नेगोशिएशन विद द मुगल सो दैट रिटर्न टू द प्लेस कॉल्ड सुल्तानती। ठीक है, चारनॉक साइंड अ ट्रीटी विथ मुगल्स इन फरवरी 1690 एंड रिटर्न टू सुल्तानती इन अगस्त 1690। ठीक है, वहां पे साइन किया, भैया आप ले लीजिए, युद्ध बंद करनी, हम सुल्तानती में ट्रांसफर हो जाते हैं, आप हुगली ले लीजिए। तो उन्होंने चारनॉक ने ट्रीटी साइन कर ली। ठीक है, दस द इंग्लिश फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द February 10, 1691, द डे एन इंपीरियल फॉर्मन वाज इशूड परमिटिंग द इंग्लिश टू कंटिन्यू कंटेंडेंटली देयर ट्रेड इन बंगाल ऑन द पेमेंट ऑफ 3000 a year in lieu of the all dues। ठीक है, तो इसके बाद उनको ये कहा गया कि भाई आप सिर्फ ट्रेड करिए बंगाल में, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकी चीज में अपना ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है दोस्तों,
A zamindar of in Bardhaman district, Shobha Singh, rebelled, subsequently giving the English the pretext they were looking for to fortify their settlement at Sultanate in 1696. वहाँ पे थे जमींदार वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में शोभा सिंह, उन्होंने रेबेल कर दिया इनके विरुद्ध, ठीक है. In 1698 the English succeeded in getting the permission to buy the zamindari of the three villages of Sultanati, Govindpur and Kalikata, ठीक है, कालीघाट, फ्रॉम द ओनर ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज 1200, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से 3 गांव की जमींदारी ले ली, ठीक है, 1200 रुपये सालाना में, ठीक है, ओनरशिप ले लिया. द फोर्टिफाइड सेटलमेंट वॉज नेम्ड फोर्ट विलियम इन द ईयर 1700 व्हेन इट वॉज became the seat of the eastern presidency. Calicut, the Sir Charles Eyre is the first president, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ओनरशिप लेना शुरू कर दिया. फारूक शियार फरमान फिर क्या देते हैं. 1715 में इंग्लिश मिशन लेड बाय जॉन सरमैन आए टू द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पायर फारूक शियार के कोर्ट में वो आए, ठीक है. वहाँ पे उनको एक फेमस फरमान मिला, बहुत ज़बरदस्त था, जिसको मागमा काटा कहा जाता है, ठीक है. तो गुजरात और प्रिविलेज, वैल्यूएबल प्रिविलेज बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में उन्होंने जो मिला उनको फरमान, दस ऑफ्टन द रिगार्ड द मागमा काटा ऑफ द कंपनी, दे आर इम्पोर्टेंट. क्या था उसमें जो फारूक शियार ने जो दिया, ये पूछा जाता है, विच फॉरमैन इज कॉल्ड द मागमा काटा फॉर द ब्रिटिशर्स, दैट इज फारूक शियार फॉरमैन इन द बंगाल, ठीक है. उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कंपनीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी. जो यहाँ पे बोला गया था ना कि वो देते हैं, टोल देना पड़ता है, ये करना पड़ता है कस्टम ऑफिसर को, तो उन्होंने कहा कि भैया कोई टोल देना नहीं पड़ेगा, बस आप साल में 3000 रुपये दीजिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं, आप जो करना चाहे बंगाल में करिए. द कंपनी वॉज परमिटेड टू इशू दस्तक्स, पासेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स, ठीक है. उनको दस्तक आप खुद ही बना लीजिए भैया, हमें पूछ, ठीक है. द कंपनी वॉज परमिटेड टू रेंट मोर लैंड अराउंड द कोलकाता, कहते हैं आपको जितना जरूरत पड़े आप जमीन लीजिए, ठीक है. अब ये हो गया बंगाल में. हैदराबाद वालों ने क्या कहा, हैदराबाद में क्या कहा, कंपनी रिटर्न द एग्जिस्टिंग प्रिविलेज, जो था वो था, फ्रीडम फ्रॉम द ड्यूटीज, यही वो था, ठीक है. तो आप प्रिविलेज मद्रास में आप करिए जो करना है. सूरत में इन्होंने क्या किया, 10,000 रुपये आपको देना है सालाना ईस्ट इंडिया कंपनी को, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लेवी, और बाकी कोई ड्यूटी आप पे नहीं लगेगा, ठीक है. इट वाज डिक्रीड दैट द कंपनी मेंटेन बॉम्बे वेयर दे हैव द करेंसी थ्रू आउट द मुगल पीरियड. तो ये इनको मागमा काटा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फरमान यही था, ठीक है. मर्जिंग ऑफ 2 इंग्लिश कंपनीज, 2 इंग्लिश कंपनीज को मर्ज किया गया. क्या क्या था, आफ्टर द इंग्लिश रिवोल्यूशन इन 1688 द हिग्स, ठीक है, they are enhancing influence opposing the monopoly of the East India Company. Thus the rival company was formed, which deputed Sir William Norris was ambassador to the court of the Aurangzeb, ठीक है, to gain the trading privilege for itself. The new company however proved a failure under the pressure from the crown and parliament. The two companies were amalgamated in 1708 में, दोनों को मिला दिया गया. यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग, जो क्वीन एलिजाबेथ ने बनवाया था, उसको और ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला दिया, ठीक है दोस्तों. अब ये बात होगी, अब दोनों कंपनी मिलकर एक ही कंपनी बन गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है दोस्तों, EIC. ओके, अब बात करते हैं इसी बीच में क्या हुआ, फ्रेंच आ गए, ठीक है. फ्रेंच आ गए इंडिया में. फाउंडेशन ऑफ द फ्रेंच इन सेंटर ऑफ इंडिया कैसे हुआ, ऑल्दो फ्रेंच हार्बर्ड विस एंगेज इन द कॉमर्स एंड द ईस्ट सिंस ओपनिंग ईयर ऑफ द 16th century, देयर अपीयरेंस ऑन द इंडियन कोस्ट वाज लेट, ठीक, काफ़ी लेट में आए, ठीक है. तो ड्यूरिंग द रेन लुइस 15 जो थे, द किंग्स फेमस मिनिस्टर कॉल्बर्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ द कैंपेन डी इंडीज ओरिएंटलिस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया 1664 में, ठीक है. काफ़ी समय में 64 साल बाद ये लोग आए. इन द किंग ऑल्सो डीप इंटरेस्ट, ठीक है. इनका जो क्या था, ग्रांटेड 50-year मोनोपली इन द फ्रेंच ट्रेड इन द इंडियन पैसिफिक ओशन में, ठीक है. फ्रेंच किंग ऑल्सो ग्रांटेड द कंपनीज कंसेशन इन परपेचुएटिंग द आइलैंड मडगास्कर, ठीक है, एज वेल एज अदर टेरिटरीज इट कुड बी कॉन्कर्ड, ठीक है. कंपनी आ गई इंडिया में, ठीक है. पौंडीचेरी को इन्होंने अपना नॉर्थ रूट बनाया, पौंडीचेरी में इन्होंने अपना सब कुछ किया, ठीक है. इंडिया में इन 1673 शेर खान लोडी, द गवर्नर ऑफ द वालीकोंडापुरम अंडर द विजापुर सुल्तान, ग्रांटेड फ्रांसिस्को मार्टिन द डायरेक्टर ऑफ द मुसलीपट्टनम फैक्ट्री साइट फॉर द सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी एज फाउंडेड इन 1676, ठीक है. इन द सेम ईयर
फ्रांसिस्को मार्टिन रिप्लेस कैरोन एज द फ्रेंच गवर्नर। ठीक है, मार्टिन आए थे और कैरोन को हटाया गया था। द फ्रेंच कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। मछलीपट्टनम के बाद इन्होंने करिकटा, बालेश्वर, कासिमपुर, ठीक है, कराईकला, माहे, वहाँ पे अपना अपना फ्रेंच कंपनी बनाया। आफ्टर टेकिंग चार्ज ऑफ पौंडीचेरी इन 1674, फ्रांसिस्को मार्टिन डेवलप्ड इन द प्लेस इंपॉर्टेंस, इट वाज इन द स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द फ्रेंच इन द इंडिया। तो ये इंडिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने में फ्रेंच को काफ़ी हेल्प किया। ठीक है, अर्ली स्टेट पहले जब आए इंडिया में, पोजीशन इंडिया में जब आए तो इन्होंने डच और फ्रेंच, द फ्रेंच पोजीशन इन इंडिया वाज बैडली अफेक्टेड विद द आउटब्रेक ऑफ द वार बिटवीन डच एंड फ्रेंच। फ्रेंच और डच के बीच में जो इंडिया में वार हुआ उससे काफ़ी इनको नुकसान हुआ। ठीक है, इन्होंने ट्रीटी ऑफ रिस्विक साइन किया। ठीक है, डच जो पौंडीचेरी में थे उसके साथ इन्होंने साइन किया। रिस्टोर पौंडीचेरी टू फ्रेंच, फ्रेंच जो पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच को मिल गया। ठीक है, डच वहाँ पे छोड़ के चले गए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया में। ठीक है, तो फ्रेंच कंपनी जब बनी, ठीक है, तो उस समय क्या था, इंग्लिश थे, अंग्रेज इंडिया में अपना मोनोपोली बनाए हुए थे। अब बात फ्रेंच आ गए। अब जब दोनों ही यूरोपियंस थे, ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या था, इनके साथ झगड़ा होने लगा। ठीक है, भैया आप कैसे कर सकते हो, हम तो यहाँ पे ही हैं पहले से, आप कहाँ से आ गए। ठीक है, अब फ्रेंच बोले कि भैया हम आए हैं तो हम ट्रेड करेंगे, हम तो डच को भी हरा दिया। ठीक है, अब हम करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा, दोनों में दुश्मनी हुई, दोनों में राइवलरी शुरू हुआ। ठीक है, क्या राइवलरी हुआ वो देखते हैं। अब जो फ्रेंच और इंग्लिश में जो लड़ाई हुई उसी को कहा जाता है कार्नाटिक वॉर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कार्नाटिक वॉर्स कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बैकग्राउंड क्या थी। अब बात करते हैं एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल की। ठीक है, अब एक नया पार्टी आ गया, फ्रेंच। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसकी बैकग्राउंड क्या थी, क्यों लड़ाई हो रही थी दोनों में। दो द ब्रिटिश एंड फ्रेंच केम टू इंडिया फॉर द ट्रेडिंग पर्पज, दोनों ही ट्रेड करने आए थे। दे वर अल्टीमेटली ड्रॉन इनटू द पॉलिटिक्स एंड इंडिया। दोनों ही आए थे, बट इंडिया की हालत ऐसी थी, आपस में इतना लड़ रहे थे, कोई इससे मदद मार रहा है, कोई उससे मदद मांग रहा है, कोई उसका हेल्प कर रहा है, कोई इसका हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में ऐसा था, ट्रेड करते करते दोनों ही पॉलिटिक्स में घुस गए। ठीक है दोस्तों, इंडिया के बोथ हैड विजन टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पावर ओवर द रीजन, दोनों ही अपना पॉलिटिकल पावर एस्टैब्लिश करने का सपना देखने लगे। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया रिफ्लेक्टेड ट्रेडिशनल राइवलरी इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस में जो ट्रेडिशनल राइवलरी है वो इंडिया में भी दिखने लगा। ठीक है, थ्रू आउट देयर हिस्ट्रीज इट बिगन विद द आउटब्रेक ऑफ द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ द सक्सेशन एंड एंडेड विद द कंक्लूजन ऑफ द 7 ईयर वॉर। ठीक है, ऑस्ट्रिया में जो वॉर हुआ था वहां से शुरू हुआ इनकी दुश्मनी, बाद में कार्नाटिक वॉर में खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है। तो स्पेसिफिकली इन इंडिया राइवलरी इन द फॉर्म ऑफ द 3 कार्नाटिक वॉर डिसाइडेड वंस फॉर ऑल द इंग्लिश एंड नॉट द फ्रेंच वेर बिकम द मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, 1740 में क्या हुआ, पॉलिटिकल सिचुएशन इन द साउथ इंडिया वाज अनसर्टेन। ठीक है, उस समय तो था, निजाम आसफ शाह हैदराबाद के थे, वो बूढ़े हो गए थे, तो मराठा के साथ युद्ध करते रहते थे। ठीक है, तब यहाँ पे बात आती है जो आपस की जो लड़ाई थी ना इंडिया में, उसी ने साथ दिया इनको अपना पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने में। To the south of his kingdom lay the Coromandel coast without any strong rule, maintained a balance of the power instead. There was a remnant of the Vijayanagara Empire in the interior Mysore. ठीक है, Cochin, Tanavakor in the Malabar coast and on the east of the small state of Madura. ठीक है, मदुराई, तांजोर, ठीक है, ये सब वहाँ पे था। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। पहला कार्नाटिक जब वार हुआ, पहली बार जब एंग्लो और इंग्लिश और फ्रेंच टकराए, वो क्या था, इसकी बैकग्राउंड की थी। कार्नाटिक वाज द नेम गिवन बाय द यूरोपियन टू द कोरोमंडल को जो है वो कार्नाटिक कहते थे। ठीक है, यूरोपियंस ने कोस्ट को, द हिंटरलैंड था एक। द फर्स्ट कार्नाटिक वार वाज एक्सटेंसिव इन द एंग्लो फ्रेंच वार इन यूरोप विच वाज कॉज्ड बाय द ऑस्ट्रियन वार एंड सक्सेशन। जो इंग्लैंड और फ्रांस में हुआ था ना, उसी का एक्सटेंशन था ये। ठीक है, वहाँ का जो लोग वही थे, मेंटेलिटी वही थी। ठीक है, लड़ाई जहां भी जाए, इंडिया पाकिस्तान के लोग तो इंग्लैंड में रहते ना तो भी लड़ते रहते, तो वैसी वाली बात थी। ठीक है, इमीडिएट कॉज उसके उस समय यहाँ पे इंडिया में क्या कारण था जो लड़ने लगे। इंडिया में कारण ये था, although France, conscious of its relative weaker position in India, did not favor an extension of hostility to India, the English Navy under Barnett seized some French ship to provoke France.
देखिए फ्रांस को पता था इंडिया में हमारा इतना स्ट्रांग होल्ड नहीं है जितना इंग्लिश का है, ठीक है, हम उनसे लड़ तो सकते नहीं, फिर भी क्या किया, फ्रांस को उस्काने के लिए अंग्रेज ने क्या किया, बार्नेट ने क्या किया, नेवी ने, तो कुछ फ्रांस के शिप्स को कब्जा कर ली। फ्रांस ने फिर रिटालिएट किया, ठीक है, उसने मद्रास को कब्जा कर लिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द फ्लीट फ्रॉम द मॉरिशस के हेल्प में, द आइसली ऑफ द फ्रांस अंडर द एडमिरल ला बर्नोनेस, ठीक है, द फ्रेंच गवर्नर ऑफ द मॉरिशस, दस बिगन द फर्स्ट कर्नेटिक वॉर। जब उसने उसका शिप ले लिया तो इसने भी रिटालिएट किया, तो यहां से एक झगड़ा शुरू हो गया, ठीक है दोस्तों, तो दोनों में युद्ध होने लगा। इसका रिजल्ट क्या हुआ, द फर्स्ट कर्नेटिक वॉर एंडेड इन 1748 व्हेन द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले was signed, bring the Austrian war of succession to the conclusion. Under the term of his treaty, Madras was handed back to the English and the French in return got their territories in the North America. ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट यह हुआ कि दोनों में साइन हुआ, क्या है भैया, आप हमें जो है मद्रास वापस कर दो, इसके बदले हम आपके शिप नहीं देंगे, हम अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जो अपना टेरिटरी है वो आपको वापस दे देंगे, ठीक है। इस तरह से एक ट्रीटी साइन हो गया। पहला कर्नाटिक वॉर का जो था 1740 से 1748 हुआ, जो कि था ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपले, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस क्या थे, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर इज द रिमेंबरेंस फॉर द बैटल ऑफ सेंट थॉमस इन मद्रास फॉट बिटवीन द फ्रांस फोर्स एंड द फोर्स ऑफ अनवर उद्दीन, ठीक है, द नवाब ऑफ कर्नाटिक, ठीक है, कोरोमंडल, टू हुम इंग्लिश अप्लाइड फॉर हेल्प। A small French army under Captain Paradise defeated the strong Indian army under Mahfuz Khan at Saint Thome, ठीक है, on the bank of river Adyar. This was the eye opener for the European in India, ठीक है। It छोटा सा था, ठीक है, छोटा सा फ्रांस का छोटा सा टुकड़ा था, उसने इतना बड़े इंडियन आर्मी को हरा दिया, तो यूरोपियंस को यहाँ से पता चल गया कि बड़े बड़े खतरनाक है भैया ये, ठीक है। सेकेंड कर्नाटिक वॉर कब होता है, 1749 में। क्या होता है इसमें, ये भी 6 साल तक चलता है, काफ़ी साल चलता है, 5 साल तक, ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या था, सेकेंड कर्नाटिक वॉर वाज प्रोवाइडेड बाय द राइवलरी इन इंडिया। डुप्लेक्स द फ्रेंच गवर्नर थे, हु हैड सक्सेसफुली लेड द फ्रेंच फोर्स इन द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ठीक है। पहले कर्नाटिक वॉर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था डुप्लेक्स ने, ठीक है। साउथ टू इंक्रीज हिज पावर एंड फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द सदर्न इंडिया बाय इंटरफेयरिंग लोकल डायनेस्टी डिस्प्यूट्स टू डिफीट द इंग्लिश, ठीक है। तो ये क्या किए, इन्होंने क्या किया, अपना पावर बढ़ाने के लिए लोकल साउथ के लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफियर करना शुरू किया ताकि वो इंग्लिश को हरा सके, ठीक है। तो उस समय का इमीडिएट कॉज क्या था जिससे लड़ाई हो गई, ठीक है। दुश्मनी सब पालते हैं, बट कोई एक चिंगारी भड़कती है तभी युद्ध होता है। तो इनको तो वही था कि हमें इंग्लिश को हराना है और लोकल पॉलिटिक्स में जा जाके इंटरफियर कर रहे थे। बट ऐसा क्या हो गया कि युद्ध हो गया, ऐसा ये हुआ, द अपॉर्चुनिटी वाज प्रोवाइडेड बाय द डेथ ऑफ द निजाम उल मुल्क। निजाम मुल्क जब मर गए, द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट किंगडम हैदराबाद जिन्होंने बनाया था निजाम ने, उनका डेथ हो गया 1748 में, एंड द रिलीज ऑफ चंदा साहिब द सन लॉ ऑफ दोस्त अली, ठीक है, द नवाब ऑफ कर्नाटिक बाय द मराठा इन द सेम ईयर, ठीक है। द एसेशन ऑफ द नसीर जंग द सन ऑफ निजाम टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद वाज अपोज्ड बाय द मुजफ्फर जंग, ठीक है। जब वो मरे, उनके बेटे जब बने किंग निजाम के, तो मुजफ्फर जंग ने इनको अपोज किया कि भैया तुम नहीं बन सकते। द ग्रैंडसन ऑफ द नवाब हु लेड क्लेम द थ्रोन सेइंग दैट मुगल एम्परर हैड अपॉइंटेड हिम एज द गवर्नर ऑफ द कर्नाटिक, ठीक है। तो उस समय जो नवाब थे ये दोस्त अली, ठीक है, इन्होंने कहा कि हम बनेंगे भैया, हम तो मुगलों ने हमें बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया दोनों में कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इन कर्नाटिक द अपॉइंटमेंट ऑफ अनवर उद्दीन खान एज द नवाब एज द रिजेंटेड बाय द चंदा साहब, ठीक है। जब अनवर उद्दीन खान को बना दिया गया, चंदा साहब ने इसको अपोज किया। द फ्रेंच सपोर्टेड द क्लेम ऑफ मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग जो थे उनके बेटे हैदर के, जो निजाम जी के, उनको क्या है फ्रेंच ने सपोर्ट किया, ठीक है। एंड चंदा साहब इन द डेक्कन कर्नाटिक रिस्पेक्टिवली, व्हाइल द इंग्लिश साइडेड द नासिर जंग। अब नासिर जंग जो थे उनका साइड दे रहे थे अंग्रेज, तो यहाँ पे हो गया कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इंडिया में दो तरफ बट गए ये दोनों, ठीक है। अब होगा युद्ध, ठीक है। द कंबाइंड आर्मी ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहब एंड फ्रेंच डिफीटेड द किल्ड अनवरुद्दीन एट द बैटल ऑफ अंबूर,
ठीक है। बैटल ऑफ अंबूर में जो चंदा साहब का था, मुजफ्फर जंग का था और फ्रेंच का आर्मी मिलके इनको मार दिया 1749 में। मुजफ्फर जंग became the Subadar of the Deccan and Dupleix was appointed governor of all Mughal territories to the south river Krishna। ठीक है, रिवर कृष्णा के पास जितने भी मुगल के टेरिटरीज थे उसके एकलौते गवर्नर बने डुप्लेक्स, फ्रेंच के। ये फ्रेंच आर्मी अंडर बशी एट द स्टेशन हैदराबाद में वो रहता था, वो आर्मी टू सिक्योर फ्रेंच इंटरेस्ट देयर टेरिटरीज एंड पौंडीचेरी एंड अदर सम एरियाज ऑन द ओडिशा कोस्ट इंक्लूडिंग मुसलीपट्टनम एंड शीडेड फॉर द फ्रेंच। ठीक है, हैविंग फेल्ड टू प्रोवाइड इफेक्टिव असिस्टेंस टू मोहम्मद अली एट त्रिचुनोपली रॉबर्ट क्लाइव देन, अब यहाँ पे वो जीत गए तो ये हार गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हार का सामना करना पड़ा रॉबर्ट क्लाइव एंड उस समय के वो जो इंग्लिश के, ठीक है, ऑफ द इंग्लिश कंपनी पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल फॉर द डाइवर्जनरी अटैक ऑफ द गवर्नर ऑफ द मद्रास शाउंडर। ही सजेस्टेड ए सडन रेड ऑन आर्कोट। उन्होंने कहा हम लोग ना अचानक अटैक करेंगे द कैपिटल ऑफ द कर्नाटक। ठीक है, कोरोमंडल का कैपिटल था, उन्होंने कहा वहां पे हम अचानक से हमला करेंगे। ठीक है, सो वाज द रिलीफ ऑफ द प्रेशर ऑफ द ट्रिचुपली ही रिजोनेंट द सच इवेंट चंदा साहब वुड रश टू द सेव हिज कैपिटल। चंदा साहब अपने कैपिटल बचाने चले। दस इन अगस्त 71 विद ओनली द फोर्स ऑफ 210 मैन रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड एंड कैप्चर्ड आर्कोट। सिर्फ 210 लोगों को लेकर अटैक किया और आर्कोट को कैप्चर कर लिया। आज एक्सपेक्टेड चंदा साहब hastened his capital taking a force 4,000 men from Trincomalee but failed to get back, fought even in the siege 53 days। ठीक है, वो गए अपना कैपिटल बचाने बट वो बचा नहीं पाए। 4,000 लोगों के साथ वो 210 लोगों ने कैप्चर कर लिया। नाउ मैसूर तंजौर एंड मराठा चीफ मोरारी राव, ठीक है, मोरारी राव उस समय मराठे के चीफ थे, केम टू द एड ऑफ द त्रिचुपली एंड क्लाइव एंड स्ट्रिंगर लॉरेंस। त्रिचुपली वाज फर्स्ट रिलीव्ड ऑफ इट्स सेज एंड सेज से उनको रिलीव किया गया, वाइल जनरल लॉ फ्रांस विथ चंदा साहब रिमेंड कोर्ट ऑफ द आइलैंड श्रीरंगम। ठीक है, दे वर फोर्स्ड टू सरेंडर इन जून 1752 when मोहम्मद अली executed चंदा साहब, ब्रिटिश फेलिंग टू इंटरफेरेंस। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ, फ्रेंच अथॉरिटीज अनोइंग द हैवी फाइनेंशियल लॉस दैट डुप्लेक्स पॉलिसी इन्वॉल्व डिसाइडेड टू रिकॉल हिम इन 1754। फ्रेंच जीत गया, अथॉरिटाइज कर लिया, बट बहुत सारे पैसे लॉस हो गए इस डुप्लेक्स के प्लान से, तो फ्रांस ने उनको वापस बुला लिया 1754 में। गोदेयू सक्सेड किए डुप्लेक्स को आज द फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया। ठीक है, गोदेयू अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन विथ इंग्लिश एंड कंक्लूडेड द ट्रीटी विद देम। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भैया लड़ाई वड़ाई से नुकसान ही हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, हमारा भी बहुत नुकसान हो गया, आपका भी नुकसान हो रहा है, कि आइए बातचीत करके सुलटा देते हैं। तो उन्होंने इंग्लिश से नेगोशिएट किया। इंग्लिश एंड फ्रेंच एग्रीड नॉट टू इंटरफेयर इन द क्वारल ऑफ नेटिव प्रिंस। अब कहे भैया देखिए, उन लोगों के झगड़े में हम लोग लड़ रहे हैं, हमारी फट रही है, हमारा पैसा नुकसान, हम भाई ट्रेड करना है, कुछ पैसे कमाना है, हम ट्रेड करेंगे, कुछ पैसा कमा लेंगे। तो दोनों ने ये डिसाइड किया कि जो लोकल प्रिंस हैं, जो राजा महाराजा अपना लड़ रहे हैं, उनसे उनको हम हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, also each party has left in the position of the territories actually occupied by them in the time of treaty। तो अपना अपना टेरिटरी फिक्स करके वो वाला निकल गए। ठीक है, इंप्लीकेशन क्या था, इट बिकम एविडेंस ऑफ द काउंटरप्लेस इंडियन अथॉरिटी, ये हो गया। ठीक है, अब ये सब होने के बाद फिर से एक लड़ाई हुई, थर्ड कर्नाटिक वॉर 1758 और 63 तक। इसका बैकग्राउंड क्या था, ये भैया क्यों हो गया, जब तुम्हारे में सुलह हो गई, तुम्हारे में सब कुछ हो गया, अब तीसरा लड़ाई क्यों हुआ। इसका बैकग्राउंड था, इन यूरोप व्हेन ऑस्ट्रिया वांटेड टू रिकवर सिलेशिया इन 1756 द 7-year वॉर स्टार्टेड, ब्रिटेन एंड फ्रांस वेर once again on opposite side। ठीक है, जब वहां पे क्या था यूरोप में, जब ऑस्ट्रिया चाहता था कि सिलेशिया जो है वो हमारे में मिल जाए, ये हमारा एरिया है, वहाँ पे एक लंबा वार चला 7 साल तक। उसमें जो था फ्रांस और जो इंग्लिश थे, ठीक है, ब्रिटेन थे, वो एक दूसरे को अपोजिट में थे। उस वार का इफेक्ट इंडिया में भी दिखने लगा था। कैसे,
In 1758, the French army under Count of Lally captured the English fort of Saint David and Vizianagar in 1758. Now, the English became offensive and inflicted heavy losses on the French fleet under Admiral Diak at Muzlipatam. जब ये कर लिया फ्रेंच ने कि इंग्लिश के दो फोर्ट कैप्चर कर लिए, सेंट डेविड एंड विजयनगर, तो एक तो उनको बुरा लगा कि भैया ये क्या कर दिया इन्होंने, उनको बड़ा मतलब ऑफेंसिव फील हुआ और काफ़ी लॉस भी हो गया। ठीक है, तब हो गया बैटल ऑफ वांडीवास। ठीक है, ये तीसरा लड़ाई था, बड़ा जबरदस्त लड़ाई हुआ, बैटल ऑफ वांडीवास। वांडीवास मतलब ये है कि तीसरी लड़ाई को कहा जाता है कर्नाटिक में, थर्ड कर्नाटिक वार है, वो डिसिसिव है। ऑन जनवरी 22, 1760 में एट वांडीवास, वंडाविस, उसको वांडीवास वो लोग कहते थे, इन तमिलनाडु में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिजल्ट थर्ड कर्नाटिक बड़ा जबरदस्त हुआ। थर्ड कर्नाटिक proved decisive although the treaty of peace of Paris साइन किया गया 1763 में, restored to the French were the factory in India. The French political influence disappeared after the war. यहाँ पर जो इंग्लिश ने उनको मूलपूछ कर दिया, एकदम से खत्म कर दी। ठीक है, और एक ट्रीटी साइन किया पीसफुली, अब निकल जाओ यहाँ से, अपने आर्मी वार्मी मत रखना, एक छोटी सी कंपनी रखना, सिर्फ बिजनेस करना। ठीक है, तो खत्म कर दी, तो एक ट्रीटी ऑफ पेरिस, पीस ऑफ पेरिस साइन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, द इंग्लिश बिकम द सुप्रीम यूरोपियन पावर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट सिंस द डच हैज ऑलरेडी बीन डिफीटेड एंड बैटल ऑफ बिदारा। ये पूछा जाता है डच कैसे कब गया, बैटल ऑफ बिदारा में डच को खत्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब इन्होंने फ्रेंच को भी खत्म कर दिया बैंडीवर्स में, बैटल ऑफ बैंडीवर्स में। ठीक है, अब ये अकेला मतलब क्या है, बेताज बादशाह बने हुए हैं। ठीक है, The Battle of Plassey in 1757, usually regarded by the historians as the decisive event, brought about ultimate British rule over India. बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ, 1757 में, यहाँ से डिसाइड होता है इंग्लिश का रूल करना। अब तक तो वो ट्रेड कर रहे थे, अब वो रूल करेंगे, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, बैटल ऑफ बैंडीवास 1760 में खत्म हो गया, उससे पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इंग्लिश रूल शुरू होता है, वो हमारे पे रूल करेंगे। ठीक है, कॉज फॉर द इंग्लिश सक्सेस इन द फ्रेंच का फेल्यूर होना या इंग्लिश का जीतना, क्या रीजन था? ठीक है, कि भैया वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, इंग्लिश नेवी सुपीरियर था, इंग्लिश हेल्थ 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ये कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास उनके पास था। ठीक है, फ्रेंच सबऑर्डिनेट्स कमर्शियल इंटरेस्ट टेरिटरीज, वो सिर्फ अपना कमर्शियल इंटरेस्ट देख रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट था, वो था नेवी। ठीक है, इतना सुपीरियर नेवी था इंग्लिश का, तो कोई उनके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये इससे फ्रेंच खत्म हो गए और इंग्लिश सुपीरियरिटी में आ गया। फिर आते हैं डेन्स। ठीक है, दानिश ईस्टर्न इंडिया कंपनी। ठीक है, डेन्स आते हैं, छोटे से पीरियड के लिए आते हैं। ठीक है, द डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1616 एंड इन 1620 दे फाउंडेड अ फैक्ट्री एट तानक्वेबर नियर द तांजोर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। देयर प्रिंसिपल सेटलमेंट वाज द सरमपुर नियर कलिकता। ठीक है, द डैनिश फैक्ट्री विच वर द इम्पोर्टेंट एट एनी टाइम, विच वर इम्पोर्टेंट एट एनी टाइम, कभी इम्पोर्टेंट था ही नहीं। ठीक है, वह सोल्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1847 में, उन्होंने अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेच दिया और निकल दिए। ठीक है, वाई इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर, दूसरे यूरोपियन पावर पर ये क्यों हावी हो रहे थे इंग्लिश? सबसे पहली बात तो इनका था स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिंग कंपनी, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज। इनका जो स्ट्रक्चर था ना, और ट्रेडिंग कंपनी के, देखिए बहुत सारे आए। ठीक है, पुर्तगीज आए, डच आए, फ्रांच आए, डेन आए, सब लोग चले गए कि इंग्लिश क्यों यहाँ पे मतलब अपना वर्चस्व जमाए। ठीक है, क्या कारण था? सबसे पहला कारण था कि इनका स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी, इंग्लिश कंपनी का जो नेचर था, ट्रेड था, इसके फेमस थे। नावल सुपीरियरिटी, खतरनाक रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन था, वो खतरनाक थी, वो था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी क्या था, मशीनरी, ये सब इंग्लैंड से लेकर आ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, नए नए तकनीक ला रहे थे, तो इसलिए वो सक्सेसफुल हुए। मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन, ये पहली बार ऐसा मिलिट्री मिला था जो भैया ड्रिल करती थी, सब कुछ ऑर्गेनाइज था। ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट थी उनकी ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, ये लोग हो गए इंडिया में। वो एक फटाफट देख लेते हैं। ठीक है,
तो वाई ए सी रूट वॉज इम्पोर्टेंट टू इंडिया, स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस इन 15th सेंचुरी यूरोप, यूरोन इकोनॉमी वाज ग्रोइंग, तो ही वांटेड टू मोर बिजनेस, कैप्चर कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453, सीरिया इजिप्ट, वेनिस एंड रिजियोना, स्टैंड ऑन द टर्क्स, ठीक है। स्पेन और पुर्तगीज के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था, पुर्तगीज पायनियर फॉलोड बाय डच एंड इंग्लिश एंड द पुर्तगीज। वास्को ड गामा पहले था जो कि 1498 में डिस्कवर किया उन्होंने सी रूट को, सेकंड विजिट 1502 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला गवर्नर थे पुर्तगीज के जो इंडिया आए, अल्फ्रेस्को अल्बुकर्क जिन्होंने एस्टेब्लिश किया, कैप्चर किया काफ़ी चीज़ें, ठीक है। इन्होंने विजयनगर को अपने में मिला लिया एक्सेट्रा, ठीक है। फैक्टर ऑफ डिक्लाइन क्या था, तो इस तरह से बार बार पढ़ेंगे तो सीक्वेंसली याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये था चैप्टर नंबर 3, कैसे यूरोपियंस इंडिया में आए, आपको पता चल गया होगा। अब तक हमने ये देखा अंग्रेजों ने काफ़ी अच्छा होल्ड बना लिया है इंडिया में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे किस तरह से स्ट्रगल हुआ इंडिया में, उन्होंने कैसा अपना रूल किया, किस तरह से क्या हुआ, इंडियंस ने कैसे विरोध किया। यहाँ से हम लोग आज़ादी तक जाएंगे, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लंबा लंबा लेक्चर हो रहा है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को काफ़ी डिटेल में, तो बोर मत होइएगा और पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।